जैसा कि मालूम होना चाहिए कि पिछले दो वीडियो के माध्यम से हम एलसीएम को देखे हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कितने तरीके से निकाला जा सकता है, ये चीज हम पिछले दो वीडियो के माध्यम से पूरा कर चुके हैं। आज का जो वीडियो सीरीज होगा वो एचसीएफ पर बेस्ड होगा। जैसा कि हम लास्ट क्लास में एलसीएम फाइंड आउट करने की एक डायरेक्ट मेथड हम पढ़े थे, उस मेथड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे देख लिया जाए। उसके बाद हम डायरेक्ट एचसीएफ पर आएंगे कि एचसीएफ क्या होता है, अब तक ऐसा क्या रहा एससीएफ में जो कि हम नहीं पढ़े स्कूल लाइफ में। आज वो यहाँ पे सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कितने मेथड से एससीएफ निकाला जा सकता है वो सभी मेथड्स का यहाँ पे जिक्र किया जाएगा, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस तरह से एससीएफ निकाला जाता है उसकी भी हम जिक्र यहाँ पर करेंगे। तो मेरा मकसद होगा कि शुरू से लेकर यानी बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक आया जाए, यानी जीरो से लेकर के पूरा हाई लेवल तक जो भी कंसेप्चुअल बातें हो सकती है एससीएफ से रिलेटेड वो सारी बातें को यहाँ पर रखा जाए। तो हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए चलिए सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे कि लास्ट क्लास में जो एलसीएम के क्वेश्चन देखे थे डायरेक्ट मेथड पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन था, एक बार उस क्वेश्चन को देखते हुए फिर से हम एससीएफ पर आने का प्रयास करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे अगर एलसीएम निकालना हो, अगर एलसीएम निकालना हो मान लेते हैं 35, 75 और 42 का। डायरेक्ट मेथड से अगर एलसीएम निकालना होगा 35, 75 और 42 का, तो एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। तो जो भी मेथड हम पढ़े हैं, चाहे विभाजन विधि हो या आवाज गुणनखंड विधि हो, ये तरीका तो नहीं यूज लेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। अब डायरेक्ट किस तरह से निकाला जाएगा वो आप देखिए। तो 35 को क्या लिखा जा सकता है, तो बोलेंगे कि 35 को हम 5 गुना 7 लिख सकते हैं। 35 को 5 गुना 7 लिखा जा सकता है। 75 को 15 गुना 5 लिखा जा सकता है। 5 ऑलरेडी आया हुआ है, एक 15 का कमी है, 15 आप यहाँ पे लिख दीजिए। 15 को आप 5 गुना 3 भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे 35 आ चुका है, 15, 15 गुना 5 75 आ चुका है। रहा बात 42 का, 42 को क्या लिखा जा सकता है। तो आप इस डेटा को देखेंगे तो एक चीज पता चलेगा कि 42 को 7 गुना 6 लिख सकते हैं। 7 ऑलरेडी आ चुका है, 6 को आना है, 6 का 2 गुना 3, 3 ऑलरेडी आ चुका है, 2 का कमी है, 2 यहाँ पे आप लिखेंगे। तो हम ये कहेंगे कि 35, 75 और 42 का एलसीएम होगा 5 गुना 7 गुना 5 गुना 3 गुना 2। 5 गुना 3 गुना 2 गुना 7 गुना 5, एलसीएम हो जाएगा 35, 75 और 42 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि एलसीएम निकालना है, मान लीजिए एलसीएम निकालना है 38, 46, 72 का, तो आप कैसे एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम निकालना हो 38, 46 और 72 का, तो आप कैसे एलसीएम निकालेंगे। तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, आसान होगा। तो जब हम ऐसा करेंगे आवाज गुणनखंड जो इसको ब्रेक करेंगे जैसा कि करते आ रहे हैं, तो यहां से एक चीज समझ में आता है कि 38 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 19, 2 गुना 19। 46 को लिखा जा सकता है 2 गुना 23, 2 आ चुका है, 23 का कमी है, 23 यहाँ पे लिख देंगे। 72 को 36 गुना 72, 36 गुना 2 72, 2 आ चुका है, 36 का कमी है। अब देखेंगे क्या 36 का कोई फैक्टर 19 में 23 में आ रहा है क्या, बोलेंगे नहीं आ रहा है। तो आप 36 यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 38, 46, 72 का 2 गुना 19 गुना 23 गुना 36, ये हो जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम निकल जाता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। जैसे अगर कहा जाए कि एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए 32, 45, 44 का, तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे डायरेक्ट। तो आप यहां से देखेंगे 32 को क्या लिखा जा सकता है, तो बोलेंगे 32 को कई तरीके से लिखा जा सकता है। 8 गुना 4 लिखा जा सकता है, 2 गुना 16 लिखा जा सकता है, कई तरीके से 32 को लिखा जा सकता है। लेकिन आप यहां से अगर देखेंगे कि अगर 32 को 8 गुना 4 अगर लिखते हैं, तो बाद बाकी जो 45 है 44 है,
क्या इस दोनों में 8 या 4 आ रहा है क्या? तो हमें एक चीज पता चलेगा कि 4 आ जाएगा 44 के मल्टीपल में। 44 को लिख सकते हैं 4 गुना 11, उसके बाद गुणनखंड में। तो 32 को ऐसा कीजिए कि 8 गुना 4 में ब्रेक कर लीजिए। 8 गुना 4 में ब्रेक इसलिए करेंगे क्योंकि 4 जब 44 को ब्रेक करेंगे 11 गुना 4, तो 4 ऑलरेडी 44 में आ जाएगा, इसलिए 4 दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए 4 को हम यहाँ पे लिख लिए। तो 8 गुना 4 32 आ गया। 44 में 11 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 आ चुका है, 11 कमी है, 11 लिख दिए। अब आता है बात 45 पे। 45 को क्या लिखा जा सकता है? तो 45 को कई तरीका से लिखा जा सकता है। 3 गुना 15, 5 गुना 9, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखेंगे 45 का कोई गुणनखंड, कोई फैक्टर इसमें आया है क्या? देखने से तो नहीं लग रहा है। 45 को लिख सकते हैं 3 गुना 15। 3 आया क्या? नहीं आया। 15 आया क्या? नहीं आया। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि आप यहाँ पर 45 डायरेक्ट लिख लीजिए, क्योंकि इसका कोई फैक्टर 45 इसमें आ नहीं रहा है। तो 32, 45, 44 का एलसीएम होगा 8 गुना 4 गुना 11 गुना 45। ये इस तरह से जो है एलसीएम जो है हम निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से। एलसीएम क्या है, कितने तरीके से एलसीएम निकाला जाता है, और परफेक्ट मेथड क्या हो सकता है एलसीएम निकालने का, वो हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मान लिया जाए कि अगर 3 डिजिट्स का नंबर हो तब उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चला जाए कि 158, 472, 393 कह दिया जाए कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, तब ऐसे कंडीशन में एलसीएम कैसे निकाला जाएगा? तो आप फैक्टर करके जब निकालेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, जैसे अभी हम यहाँ पर किए थे। ऐसे अगर करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हो सकता है, देखने को मिल सकता है। अगर डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम इसका एलसीएम बता दीजिए, तब तो विभाजन विधि बेस्ट होगा। विभाजन भाग विधि से जैसे एलसीएम निकालते हैं, आप ऐसे करेंगे, इस तरह से करेंगे तो फिर इसमें टाइम लग जाएगा, उलझन हो सकता है। तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि है, वहां से कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आता है एलसीएम एचसीएफ का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि 3 3 4 4 डिजिट का नंबर दिया हुआ होता है, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि एलसीएम का क्वेश्चन है तो एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। आप ऑप्शन से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं बिना एलसीएम निकाले। तो क्या टेक्निक होगा, वो हम टेक्निक आगे वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। इसमें बहुत सारे नियम लगते हैं, विभाज्यता का नियम लगता है, ठीक है ना, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगता है, यूनिट मेथड, यूनिट प्लेस के डिजिट्स को देख करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऐसा कई सारा मेथड होता है जहां जिससे कि हम एलसीएम तक पहुंचते हैं। तो जरूरी है कि अगर 3 3 डिजिट आ जाए क्वेश्चन में, उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो हम एलसीएम निकालेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम विभाज्यता के नियम से एलसीएम निकालेंगे। क्या है विभाज्यता का नियम, इसमें बारीकी से इस पर जो है चर्चा किया जाएगा। तो आप आगे बने रहेंगे वीडियो के माध्यम से, तो आगे आपको सब कुछ पता चलेगा कैसे निकाला जाता है। तो फिलहाल अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट एलसीएम निकालिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि या भाग विधि से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज के वीडियो लेक्चर जो होने वाला है एचसीएफ पर, इसकी चर्चा हम करेंगे। एलसीएम खत्म हो चुका है, एलसीएम में जितने भी कंसेप्ट थे सारे कंसेप्ट का जिक्र किया जा चुका है। अब जो क्वेश्चन हम यहाँ पर देखा जाएगा वो एचसीएफ देखा जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, इसमें जो भी टर्म्स है, जैसे कि फैक्टर क्या होता है, कॉमन का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट का क्या मतलब होता है, ये तीनों चीजों, इस तीनों पॉइंट पर बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा, फिर हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ा जाए। अगर यहां से देखा जाए तो एचसीएफ में आपको 3 टर्म्स यहाँ पर दिखेंगे। पहला टर्म फैक्टर दिखेगा, फैक्टर दिखेगा, कॉमन दिखेगा, हाईएस्ट दिखेगा, 3 टर्म्स दिखेगा। एचसीएफ का एक दूसरा नाम जीसीडी होता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी कि ग्रेटेस्ट, जी फॉर ग्रेटेस्ट, कॉमन और डी फॉर डिवीजर। ये 3 चीजें क्या होता है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप हिंदी में आएंगे तो मौसो, इसको शॉर्टकट में यानी शॉर्ट फॉर्म में मौसो बोला जाता है। मौ का मतलब महत्तम, सौ का मतलब समापवर्तक। समापवर्तक को जब संधि विच्छेद करेंगे तो समापवर्तक से क्या निकल करके आएगा। अगर यहां से देखा जाए समापवर्तक, यहां से अगर देखा जाए समापवर्तक, तो समापवर्तक का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहां से आ जाएगा समजोड़ अपवर्तक। यहां से निकल के आएगा सम
जोड़ अपवर्तक, समजोड़ अपवर्तक। एलसीएम में क्या था? समापवर्त। यहां पर क्या है? समापवर्तक। तो वहां पे अपवर्त देखे थे, यहाँ पे हम अपवर्तक देखेंगे। फिर सम, सम का मतलब वही मीनिंग जो आप देखते आ रहे हैं, सम का वही मीनिंग होता है जो कि आप देखते आ रहे हैं। सम का मतलब होता है बराबर, बराबर। अब हमें जानना है कि ये अपवर्तक क्या है, यानी कि हम फैक्टर क्या होता है इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे। तो अब मेरा जो क्वेश्चन होगा, पहला ये जानने का होगा कि अपवर्तक क्या होता है, यानी कि फैक्टर क्या होता है या डिविजर क्या होता है। हम इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद कॉमन की, उसके बाद हाईएस्ट की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहला हम लेके चलते हैं यहाँ पे अपवर्तक जानने का प्रयास करते हैं। अपवर्तक क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ पे अपवर्तक क्या है, यहाँ पर अब देखने का प्रयास करेंगे कि अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक, अपवर्तक, अपवर्तक। इसी का एक और अगर आप नाम देखेंगे, इसी को अपवर्तक, भले आप सुने हो या ना सुने हो ज्यादा, लेकिन गुणनखंड, गुणनखंड जरूर सुने होंगे, फैक्टर के बारे में जरूर सुने होंगे। गुणनखंड के बारे में जरूर सुने होंगे। गुणनखंड, इसी को फैक्टर बोला जाता है। फैक्टर के बारे में आप जरूर सुने होंगे, ये चीज तो आप जरूर सुने ही होंगे। गुणनखंड और फैक्टर के बारे में जरूर सुने होंगे। तो पहले हम जानते हैं कि अपवर्तक क्या है, यानी कि फैक्टर क्या होता है। पहले इस चीज को हम जानते हैं, ये तीनों एक ही चीज है। चलिए आइए बढ़ते हैं फैक्टर की ओर, या अपवर्तक या गुणनखंड देखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर बोला जाए कि 12 का गुणनखंड या अपवर्तक बताइए, तो हम बोलेंगे 12 का गुणनखंड या अपवर्तक या फैक्टर होगा 1, 2, 3, 4, 6, 12। बोला जाएगा 8 का अगर गुणनखंड बताइए, 8 का अगर गुणनखंड कोई हमसे पूछेगा तो बोलेंगे 1, 2, 4, 8। 15 का गुणनखंड अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे 1, 3, 5 और 15। 1, 3, 5 और 15 क्या है? ये क्या है? अब 12 गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12। 8 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 8। 15 का गुणनखंड 1, 3, 5, 15। क्या है ये? अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 12 के गुणनखंड में हम जितनी भी संख्याएं यहाँ पर लिखे हैं, इन सभी संख्याओं से 12 जो है पूरी तरह से विभाज्य है। 12 के गुणनखंड में जितनी भी संख्याएं हम यहाँ पर लिखे हैं, इन सभी संख्याओं के द्वारा 12 जो है पूरी तरह से विभाज्य है। अब ये भी देखेंगे कि 8 के गुणनखंड में जितनी भी संख्याएं यहाँ पर लिखी गई है, इन सभी संख्याओं के द्वारा 8 पूरी तरह से विभाज्य है। 15 के गुणनखंड में जितनी भी संख्याएं यहाँ पर लिखी गई है, इन सभी संख्याओं के द्वारा 15 क्या है? विभाज्य है। तो यहाँ पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जो अपवर्तक होता है या जो गुणनखंड होता है या फैक्टर जो होता है किसी भी संख्या का, वो फैक्टर उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है। किसी भी संख्या का जो फैक्टर है या गुणनखंड होता है, वो गुणनखंड, वो फैक्टर उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है। ये निष्कर्ष में हम पहुंच सकते हैं। ध्यान रखेंगे अपवर्त, अपवर्त क्या था या गुणज क्या होता था? जिस संख्या का गुणज हम निकालते थे, वो सभी गुणज, उस संख्या का गुणज उस दी गई संख्या से पूरी तरह से विभाजित होते थे। यहां पर जो गुणनखंड होगा संख्या का, वो गुणनखंड उस संख्या को विभाजित करेगा। आपको अगर याद हो तो पिछले वीडियो में बताया गया था कि अपवर्त में की पॉइंट याद रखेंगे, या गुणज के डिफिनेशन में एक की पॉइंट याद रखेंगे कि जो गुणज होता है, गुणज वो दी गई संख्या से विभाज्य होता है,
और जो गुणनखंड होता है वो दी गई संख्या को विभाज्य करता है। अगर पीछे के वीडियो के माध्यम से अगर दिखाया जाए तो आप की पॉइंट यहां पर देखेंगे कि जो गुणज होता था, गुणज जो होता था किसी भी संख्या का, वो गुणज दी गई संख्या से विभाज्य होता था, दी गई संख्या से। आप देखेंगे यहाँ पे जो गुणज होता है किसी भी संख्या का गुणज, वो गुणज दी गई संख्या से विभाज्य होता है। जो संख्या का गुणज हम निकालेंगे उससे विभाज्य होगा। और जब आप फैक्टर में देखेंगे, गुणनखंड में देखेंगे, आप पाएंगे जब आप फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो आप पाएंगे कि जिस संख्या का फैक्टर निकाला जाता है या निकालते हैं, वो फैक्टर क्या करता है, उस संख्या को विभाजित करता है। बस यही अंतर है गुणज और गुणनखंड में। गुणज में क्या था, दी गई संख्या से विभाज्य होता था गुणज, और गुणनखंड दी गई संख्या को विभाजित करता है। बस इतना ही अंतर है। गुणज में गुणज निकालते हैं, गुणनखंड में गुणनखंड निकालते हैं संख्याओं का। यही माइनर सा डिफरेंस है जो एलसीएम और एचसीएफ के परिभाषाओं को अंतर करता है। एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, इसके परिभाषा में जो अंतर आता है वो अंतर यहीं से आता है। एलसीएम की परिभाषा हम क्या जानते हैं, वो छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाज्य हो, वो छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाज्य हो। यहां पर पढ़ेंगे जो दी गई संख्या को विभाजित करता हो, जो दी गई संख्या को विभाजित करता हो। बस इतना ही डिफरेंस होगा एलसीएम और एचसीएफ के परिभाषा में। एलसीएम में मल्टीपल गुणज निकालते हैं, यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। बात वही है, अंतर माइनर सा डिफरेंस है। तो आप बताएंगे क्या गुणनखंड की परिभाषा या अपवर्तक का परिभाषा ऐसा लिखा जा सकता है क्या, किसी भी संख्या का गुणनखंड या किसी भी संख्या का अपवर्तक वे सभी संख्याएं होती है जिससे जिससे दी गई संख्या विभाजित होती है, तो जिससे वो संख्या विभाजित होती है जिसका हम एचसीएफ, जिसका हम गुणनखंड निकाले हैं। क्या लिखा जा सकता है क्या, बोलेंगे हाँ, चलिए लिखेंगे इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, अपवर्तक या गुणनखंड, गुणनखंड इसको बोला जाएगा फैक्टर। फैक्टर ध्यान रखेंगे, फैक्टर क्या है लिखेंगे, दी गई संख्याओं, दी गई संख्या का गुणनखंड, गुणनखंड वैसी संख्याएं होती है, वैसी संख्या होती है, वैसी संख्या होती है जो उस दी गई संख्या को, उस दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है, तो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है। अगर आप एग्जाम्पल समझ गए हैं तो हम ये नहीं समझते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आया होगा। अगर एग्जाम्पल आप समझे हैं तो फिर मेरा ये मानना है कि आप परिभाषा को समझे हैं। अगर आप एग्जाम्पल समझे हैं तो आप परिभाषा समझे हैं। आज का गुणनखंड 1 2 4 8, जितने भी गुणनखंड होंगे दी गई संख्या का, दी गई संख्या उस सभी गुणनखंड से विभाजित होगा। यही तो गुणनखंड है। ऐसा इसमें कुछ है नहीं, आप स्कूल से ही पढ़ते आ रहे होंगे इस चीज के बारे में, ये कोई नया चीज नहीं है। एग्जाम्पल लिखना होगा, आप एग्जाम्पल यहां से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में
12 का गुणनखंड। तो अब देखिए 12 कौन कौन संख्या से विभाजित होगी। तो आप देखेंगे 12 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, फिर 5 से विभाजित नहीं हो सकती है, फिर 6 से होगी, फिर 7 से नहीं, 8 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से। 12 से 25 का गुणनखंड क्या होगा? तो आप देखेंगे 25 किस किस संख्या से विभाजित होगी। तो 25 विभाजित होगी 1 से और 5 से, 2 3 से तो हो नहीं सकती है, 4 से नहीं होगी, 5 से होगी, उसके बाद 6 7 8 9 10 से हो नहीं सकती है, एक ही बार आएगा 25 25 से। 38 का गुणनखंड क्या होगा? तो 38 का गुणनखंड होगा, 38 का गुणनखंड होगा, 38 किस किस संख्या से कटेगा? बोलेंगे 1 से, 2 से, उसके बाद 3 से तो नहीं, 4 से तो नहीं, उसके बाद 6 से भी नहीं, 7 से भी, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, एक ही बार 11 12 से भी नहीं कटेगी, 13 14 15 16 17 से भी नहीं, ठीक है 19 से कटेगी, 19 से कटेगी। ठीक है, और 38 खुद अपने आप से कटेगी। तो ये 38 का हो जाएगा गुणनखंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। इसी तरह से 45 का गुणनखंड क्या होगा? तो बोलेंगे 45 का गुणनखंड होगा, देखेंगे 45 किस किस संख्या से कट रही है। तो बोलेंगे 45 कटेगी 1 से, 2 से, 3 से, 2 से तो नहीं, 3 से, उसके बाद 4 से नहीं, 5 से, 9 से, 11 12 13 14 15, 14 तक तो नहीं, फिर 15 से, उसके बाद 16 17 से नहीं, 18 से नहीं, 19 से नहीं, 20 21 22 23 कुछ से भी नहीं, 24 25 26 27 नहीं, डायरेक्ट 45 से, 45 बारिश होगी। ठीक है, ये सब चीज हमें पता चल रहा है। अब कोई अगर पूछे आपसे, अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए 45 के कुल कितने गुणनखंड है, तो आप क्या करेंगे? 45 के इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे तब बताएंगे। 45 के 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड है क्या? अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 12 के कितने गुणनखंड है, तब क्या करेंगे? काउंट करेंगे गुणनखंड निकाल करके कि 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड है। आज के कितने गुणनखंड आप काउंट करेंगे? गुणनखंड निकाल करके 1 2 3 4, 4 गुणनखंड है। 15 के 4 गुणनखंड क्या, इस तरह से आप काउंट करेंगे बताएंगे? बोलेंगे नहीं। इसका भी एक तरीका है, अगर किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या पूछा जाता है कि बताइए इसके गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, इसका क्या टेक्निक होगा, आइए वो चीज देख लेते हैं एक बार। गुणनखंडों की संख्या कंपटीशन में किसी तरह को कुछ देखा कि बताइए कि 42 के कुल कितने, कोई बड़ी संख्या दे देगा 5005 दे देगा, पूछेगा बताइए इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे, या कितने सम गुणनखंड होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने विषम गुणनखंड होंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आगे हम देखेंगे, फिलहाल अभी एक फॉर्मूला आया, क्वेश्चन आया, तो यहाँ से हम लिख दे रहे हैं। गुणनखंड की कुल संख्या कैसे निकलेगा? गुणनखंड की कुल संख्या, कुल संख्या, तो देखिए मान के चलिए कोई एक संख्या है, मान लो तो कोई एक संख्या है n, इसका आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसका आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो मान लीजिए इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से है, x टू द पावर a गुना y टू द पावर b गुना z टू द पावर c, मान लेते ऐसा आया। तो गुणनखंडों की जब आप संख्या निकालेंगे, गुणनखंडों की जब आप संख्या निकालेंगे, आप क्या करेंगे? पावर में एक जोड़ करके गुणा कर देंगे, पावर में एक जोड़ करके, पावर में एक ऐड करते हुए आप क्या करेंगे? गुना कर देंगे। पावर में एक ऐड करके आप क्या करेंगे? गुना करेंगे।
ठीक है। तो जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो होगी a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, ये होगी गुणनखंडों की संख्या। चलिए आइए तो चेक करते हैं कि 12 के कितने गुणनखंड, 12 के कितने गुणनखंड, 12 के कितने गुणनखंड। आप क्या करेंगे, तो 12 का करेंगे आभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा, तो बोलेंगे आभाज्य गुणनखंड होगा 2 की पावर 2, ठीक है, और 3 की पावर 1। गुणनखंडों की संख्या कितना, क्या बोला गया कि आप पावर में एक जोड़ करके गुणा करेंगे, गुणनखंडों की संख्या पावर में एक जोड़ेंगे और गुना कर देंगे। अब देखेंगे 3 गुना 2 यानी 12 के कुल 6 गुणनखंड होंगे। कितने चेक कर सकते हैं आप, कैसे, 12 की संख्या से कटेगा तो बोलेंगे 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 खुद 12 से। अब देखेंगे यहाँ से कुल 6 गुणनखंड आ रहा है। इस तरह से मान के चलिए आपसे पूछा जाए बताइए 48 के कुल कितने गुणनखंड, 48 के गुणनखंड कुल कितने, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए 48 के कुल कितने गुणनखंड, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे तो बताइए। तो बोलेंगे 48 के कुल कितने गुणनखंड, 48 का आप करेंगे प्राइम फैक्टर यानी आभाज्य गुणनखंड, तो बोलेंगे आभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो बोलेंगे 2 गुना 24 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यही 3 2 4 8 16 और 48, यानी आप यहाँ से देखेंगे 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाएगा, बोले गुणनखंडों की आप संख्या निकालिए, गुणनखंडों की आप संख्या निकालिए, ये संख्या बराबर हो जाएगा पावर में एक जोड़ करके गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 गुना 2 यानी कि 10, यानी 48 के कुल 10 गुणनखंड होंगे। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से निकाल करके 48 किससे, 48 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 8 से, के बाद 12 से, के बाद 16 से, 16 से, के बाद 24 दूना 48, 24 से, 24 से, ठीक है, उसके बाद 36 से, यहाँ देखेंगे 12 गुना 3 36, 36 दूना 36 नहीं, इस तरह से आप काउंट करके देख लेंगे तो कुल कितनी संख्या 10 आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 48। तो इस तरह से गुणनखंडों की संख्या निकाला जाता है। गुणनखंडों की अगर संख्या निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, संख्या का आभाज्य गुणनखंड करेंगे, आभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या के ऊपर जो पावर एक जोड़ते हुए हम गुना कर देंगे पावरों का, तो गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। यहां से अब यहीं पे हम अगले दिन क्या करेंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड की संख्या पूछ दिया जाए, जैसे अगर आप देखेंगे 48 में सम विषम गुणनखंड कौन कौन से है, तो बोलेंगे 1 है 3 है, उसके बाद और क्या है, और कुछ भी नहीं, तो बोलेंगे 48 का विषम गुणनखंड है 2। डायरेक्ट कैसे निकाला जाएगा, तो अगले दिन हम लेंगे। चलिए फिलहाल आज जो कॉन्सेप्ट मेरा चल रहा है इस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ा जाए। तो उम्मीद करते हैं कि फैक्टर आप समझ गए, फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अपवर्तक क्या है समझ में आ गया, यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि फैक्टर समझ में आ गया। क्या होता है फैक्टर, तो दी गई संख्याओं का फैक्टर एक ऐसी संख्याएं होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। गुणज में क्या था, दी गई संख्या का गुणज वे सभी संख्याएं होती है जो दी गई संख्या से विभाजित होती है, और यहां पर
फैक्टर में दी गई संख्या को विभाजित। यहाँ पर की पॉइंट के रूप में आप क्या याद रखेंगे, यहाँ पर की पॉइंट के रूप में आप क्या याद रखेंगे, तो नोट करेंगे यहाँ पे की पॉइंट क्या याद रखना है, ये तो भूलना ही नहीं है। अगर ये भूल गए दी गई संख्या से दी गई संख्या को, तब एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, फिर वहां पे आपको तकलीफ होगी। तो की पॉइंट के रूप में आप याद रखेंगे जो फैक्टर होते हैं वो दी गई संख्या को विभाजित करता है। फैक्टर या गुणनखंड दी गई संख्या को विभाजित करती है, दी गई संख्या को विभाजित करती है, को विभाजित करती है। चलिए एक साथ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, इसलिए एक बार एक साथ हम नोट करके यहाँ लिख देना चाह रहे हैं। पहला था गुणज, गुणज की पॉइंट क्या था, दी गई संख्या से विभाजित, दी गई संख्या से विभाज्य होता था, से विभाज्य होता था। और गुणनखंड, गुणज को अपवर्त भी बोला जाता है, तो यहाँ अपवर्त भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपवर्त। गुणनखंड क्या था, बोले गुणनखंड क्या होता है, दी गई संख्या को विभाज्य करती है, दी गई संख्या को विभाज्य करती है। वेक्टर को अपवर्तक भी लिख सकते हैं। ये की पॉइंट है जिसको आप नोट करके रखेंगे, ठीक है, आप इस चीज को की पॉइंट के रूप में याद करके ध्यान रखेंगे। अपवर्त क्या, अपवर्तक क्या है, की पॉइंट के रूप में इसको याद रखेंगे। गुणज दी गई संख्या से विभाज्य, अपवर्तक दी गई संख्या को विभाज्य, बस इतना ही अंतर है से में और को में। गुणज संख्या के बराबर या संख्या से बड़ी होती है, जो दी गई संख्या का जो गुणज निकालते हैं वो गुणज या तो उस संख्या के बराबर होगी या उस संख्या से बड़ी होगी। गुणनखंड, जिस संख्या गुणनखंड निकालते हैं गुणनखंड उस संख्या के बराबर या उस संख्या से छोटी होती है। इस चीज आप नोट किए होंगे अगर तो आपको पता चला होगा। देखिए गुणज जो होता है, गुणज जो होगा, गुणज वो दी गई संख्या से बड़ा या दी गई संख्या के बराबर होगी। गुणज जो होती है, गुणज वो दी गई संख्या से या तो बड़ा है या उसके बराबर है। तो जाहिर सी बात है अगर गुणज उस संख्या से बड़ा है तो संख्या से विभाज्य होगी, अगर छोटा होगा तो बड़ा नहीं, विभाज्य नहीं होगा। और यहाँ पर आप गुणनखंड में एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो गुणनखंड होता है वो दी गई संख्या से, दी गई संख्या के बराबर या दी गई संख्या से छोटी होती है। गुणज क्या होगा, दी गई संख्या से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। गुणनखंड दी गई संख्या के बराबर हो या दी गई संख्या से छोटी होती है। तो जो गुणज है संख्या से बड़ा है तो जाहिर सी बात है संख्या से विभाजित होगी। गुणनखंड उस संख्या से छोटा है तो गुणनखंड उस संख्या को विभाजित करेगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर देगी पूरी तरह से। ये आप कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे, देखे होंगे। जैसे 48 से गुणनखंड अगर आप देखेंगे ये सभी है, तो 48 का गुणनखंड आपको 48 दिखेगा, उसके बाद जो भी गुणनखंड दिखेगा सब 48 से छोटा दिखेगा। तो अब ये कह सकते हैं कि जो गुणनखंड होता है उस संख्या के बराबर या उस संख्या से छोटा होता है, जो गुणनखंड होता है उस संख्या के बराबर या उस संख्या से छोटा होता है। और जब आप गुणज देखे होंगे,
गुणज जब आप देखे होंगे तो आप देखे होंगे जो गुणज होते हैं या तो संख्या खुद अपना एक गुणज होता है, उसके बाद अगर आप देखे होंगे तो यहाँ देखे होंगे उस संख्या से बड़ा होता है। गुणज जो होता है वह या तो उस संख्या खुद होगा और उस संख्या से बड़ी जितनी भी संख्या उस संख्या से विभाजित होगी वो सब होगी। तो हम ये कह सकते हैं गुणज जो होगा किसी भी संख्या का उस संख्या के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। और हम यहाँ पर गुणनखंड के बारे में कह सकते हैं कि जो गुणनखंड होंगे वो गुणनखंड क्या होगा, उस संख्या से छोटा होगा या उस संख्या के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए गुणनखंड, गुणनखंड उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गई होगी। अब आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला अगला हम जानेंगे कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन का मतलब हम आपको समझा चुके हैं एलसीएम में ही। कॉमन फैक्टर बोलिए या इसको उभयनिष्ठ गणित की भाषा में उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलिए या इसको समापवर्तक बोलिए। समापवर्तक बोलिए, एक ही चीज है। कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड या समापवर्तक क्या होता है, चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझे। हम परिभाषा पे अभी नहीं आएंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से फिगर को अपने माइंड में क्लियर कीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल पे आइए। एग्जाम्पल वही होगा जो एग्जाम्पल बोलेगा, एग्जाम्पल परिभाषा वही होगा जो एग्जाम्पल बोलेगा। हम अपने आप अपने से कोई फॉर्मूला कोई एग्जाम्पल या परिभाषा नहीं बनाएंगे, किसी भी चीज का फॉर्मूला वही होगा जो एग्जाम्पल बोलेगा। एग्जाम्पल चीजों को समझेंगे, समझते हुए हम परिभाषा लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि परिभाषा कुछ और बोलेगा एग्जाम्पल कुछ और लेंगे, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल जो चीज बोलेगा परिभाषा में वो चीज हम लिखेंगे। चलिए आइए, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 12 का गुणनखंड बताइए आप, तो बोलेंगे 12 का गुणनखंड होगा 1 2 3 4 6 12। ठीक है, इसके बाद 15 का गुणनखंड बताइए, बोलेंगे 15 का गुणनखंड होगा 15 का गुणनखंड होगा 1 3 5 और 15। 1 3 5 और 15। देखिए गुणनखंड किसी भी संख्या का निश्चित होता है, फिक्स होता है, उसका गुणनखंड इतना ही होगा। लेकिन गुणज कोई फिक्स नहीं होता है। गुणज हम कई सारे निकाल सकते हैं एक संख्या का, लेकिन गुणनखंड फिक्स होता है। किसी संख्या 4 गुणनखंड हो गया तो 5 हो गया तो 6 हो गया तो 7 होगा, फिक्स होगा। हम आगे नहीं बढ़ा सकते, 12 से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड उस संख्या के बराबर या उस संख्या से छोटी होती है। आगे नहीं बढ़ा सकते हैं इसको हम। अगर आपसे पूछेंगे बताइए बताइए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, क्वेश्चन है आपसे, बताइए कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब आपको समझ में आ रहा है? कॉमन मतलब समान, उभयनिष्ठ, मतलब एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में समान है। एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में समान, आप क्या बोलेंगे? कौन कौन फैक्टर आपको समान दिख रहा है? तो आप बोलेंगे एक दिख रहा है दोनों में, उसके बाद आपको और क्या दिख रहा है दोनों में समान? तो बोलेंगे आप 3 दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है समान? तो नहीं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर आपको दिखेगा 1 और 3। जो फैक्टर कॉमन दिख रहा है यानी दोनों में दिख रहा है उसको आप लिख दीजिए 1 और 3। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेके माध्यम समझते हैं। जैसे 38 का गुणनखंड, बोलेंगे 38 का गुणनखंड 38 किसकी संख्या से कटेगा? तो बोलेंगे 1 से।
2 से और 19, 19 से, 19 से और 38 से। 57 का फैक्टर बताइए। बोलेंगे 57 का गुणनखंड या फैक्टर होगा या अपवर्तक होगा क्या क्या? 1, 3, 19, 57। और मान लीजिए एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे मान चलिए कि हम ले लेते हैं 15। 15 गुणनखंड बताइए। तो क्या बोलेंगे 15 गुणनखंड? तो 15 किस किस संख्या से कटेगा? तो बोलेंगे 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अगर, बताइए कॉमन फैक्टर क्या है? तो एक ऐसा फैक्टर जो तीनों में मौजूद हो। कॉमन का मतलब यही तो है ना, समान। कॉमन का मतलब तो समान होता है, ऐसा फैक्टर जो समान हो तीनों में। या इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसी को बोला जाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। बताइए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? ऐसे ही बोला था समापवर्तक। दूसरा नाम समापवर्तक है, बताइए समापवर्तक क्या होगा? तो आप देखेंगे कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो समान है, एक समान है, कॉमन है, मतलब एक जैसे हैं तीनों में। तो आपको पहला फैक्टर नजर आएगा यहां से, एक। इसके बाद, इसके बाद ऐसा कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा समान। तो हम ये कहेंगे कॉमन फैक्टर एक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, या समापवर्तक एक है। एक के अलावा इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? बोलेंगे एक। अगर दो ही दिया रहता, अगर दो ही दिया रहता तो क्या होता? जैसे मान के चलिए आपको सिर्फ इतना ही पूछ दिया जाता है, अगर तो समझ में आ गया होगा। अगर मान के चलिए कि आपसे सिर्फ ये पूछ देता, बताइए इसका फैक्टर क्या था, आप क्या बोलते? क्या बोलते हैं आप? 38 से गुणनखंड इतना है 57, इससे पूछ दिया जाता अगर आपसे, बताइए कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, आप क्या बोलेंगे? बताइए कॉमन फैक्टर क्या होगा यहाँ से? तो आपको जो जो नंबर दिख रहा है कॉमन वैनिस्ट, एक दिख रहा है तो आप एक लिखेंगे। और कॉमन क्या दिख रहा है? बोलेंगे 19 दिख रहा है, 19 लिखेंगे। 19 दिखेगा, दिखेगा। और कोई दिखेगा? बोलेंगे नहीं। तो कॉमन फैक्टर एक और 19 हो जाएगा, और 257 का। चलिए एक और एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछ देता है 46 का गुणनखंड बताइए। 46 का गुणनखंड, ठीक है। और 25 का गुणनखंड, 25 नहीं लेकर के हम ले लेते 34 का गुणनखंड। 34 का गुणनखंड अब पूछ दिया आपसे, बताइए कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी 42 गुणनखंड क्या होगा? आप क्या बोलेंगे? तो 46 का तो पहले फैक्टर निकालिए, तो बोलेंगे दो। पहले तो एक होगा, एक, एक, दो, उसके बाद 23, 46। 34 का गुणनखंड एक, दो, 17 और 34। कॉमन आपको क्या दिख रहा है? यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए। उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में हमको दिख रहा है एक, 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 और आगे हाँ। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे क्या होगा? तो कॉमन फैक्टर के रूप में यहाँ पे एक देखेंगे। इसके बाद कॉमन फैक्टर के रूप में आप दो देखेंगे। इसके बाद और कुछ देखेंगे क्या? बोलेंगे नहीं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और दो ही होगा, यानी एक और दो।
तो अब समझ गए होंगे कोवेनिस्ट गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर क्या होता है, कि संख्याओं के फैक्टर में ऐसे फैक्टर जो मौजूद हो दोनों दी गई संख्या में, या दी गई सभी संख्या में ऐसे फैक्टर जो मौजूद हो एक समान, उसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। कॉमन फैक्टर समझ में आ गया होगा। अब चलिए एचसीएफ में एक नया टर्म वो क्या है, आपको एक दिखेगा हाईएस्ट, आपको दिखेगा हाईएस्ट। कॉमन फैक्टर तो समझ में आ गया, संख्याओं का आप फैक्टर निकालेंगे, उसमें जो फैक्टर एक जैसे होंगे, दी गई संख्याओं के फैक्टर में जो फैक्टर एक जैसे होंगे, एक समान होगा, उसको कॉमन फैक्टर बोल देंगे, हाईएस्ट। अब कॉमन फैक्टर में जो फैक्टर सबसे बड़ी होगी उसको हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब क्या, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या, सबसे बड़ा। तो कॉमन फैक्टर में जो फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसी को बोल देंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक या MOSFET। चलिए एग्जांपल के माध्यम से, चलिए पहला एग्जांपल ये लिया गया था। बताइए कॉमन फैक्टर आप देख रहे हैं, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो आप तो यही बोलेंगे ना कि कॉमन फैक्टर में जो फैक्टर सबसे बड़ा है, कॉमन फैक्टर में जो फैक्टर सबसे बड़ा है, तो 1 और 3 में कौन बड़ा, बोलेंगे 3 बड़ा, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आएगा। यानी 12 और 15 का एलसीएफ अगर आपसे कोई पूछ देता 12 और 15 का एलसीएफ क्या होगा, तो अब आप समझ करके बोल देते 3 होगा। यानी 3 वह सबसे बड़ी संख्या है, वह सबसे हाईएस्ट नंबर है 3, जो 15 और 12 को विभाजित करेगी। 3 वह सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। 3 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 12 और 15 को पूरी तरह से विभाजित करेगी। वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या 3 ही है, इसीलिए इसकी परिभाषा में आप देखेंगे हाईएस्ट आता है तो सबसे बड़ी, इसके परिभाषा में लिखा रहता है कि वह सबसे बड़ी, एशिया का परिभाषा क्या होगा, वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर देता है। एलसीएम की परिभाषा में वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाता है। यही दो परिभाषा आपको देखने को मिलेगा। एचसीएफ वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर देता है, वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर देता है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिला कि वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर देता है वह एचसीएफ होता है। बड़ी सी बड़ी संख्या इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि एचसीएफ में जो नंबर होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या, जो फैक्टर होता है वो दी गई संख्या के विभाजित करता है, इसीलिए बड़ी संख्या, इसीलिए बड़ी संख्या लिखते हैं। और एग्जांपल, चलिए देखिए, अब आइए यहाँ पे देखते हैं, फिर से एग्जांपल समझते हैं। कॉमन फैक्टर आपको मालूम होगा 2 है, 1 है। क्वेश्चन है कि बताइए तो हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है, हाईएस्ट कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए क्या है। तो कॉमन फैक्टर में आप देखेंगे कि कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आपको दिखेगा 2। हम ये कहेंगे कि 46, हम ये कहेंगे कि 46 और 34 का एचसीएफ होगा 2। यानी इस ब्रह्मांड में
इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या दो ही है जो 46 और 34 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। बड़ी से बड़ी संख्या की हम बात कर रहे हैं, छोटी की बात नहीं कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी संख्या दो ही है जो 46 और 34 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। इसीलिए 46 और 34 का एचसीएफ जो देखने को मिलेगा वो दो देखने को मिलेगा। कॉमन फैक्टर। तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ का जो परिभाषा है उसमें अंतर क्या है। आप भली भांति अब तक अवगत हो चुके होंगे अंतर से। क्या अंतर है? फिर से एलसीएम का परिभाषा, दी गई सभी संख्याओं का एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाजित होती है। दी गई संख्या से की बात कर रहे हैं। और एचसीएफ की परिभाषा में वह सबसे, आप देख लीजिए ना, एलसीएम लिस्ट कॉमन नंबर यानी सबसे छोटा संख्या, लघुत्तम सबसे छोटा संख्या। तो एलसीएम में सबसे छोटी संख्या की ही बात करेंगे हम। एचसीएफ में देखेंगे तो हाईएस्ट सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की हम बात करेंगे एचसीएफ की परिभाषा में, हाईएस्ट सबसे बड़ी संख्या। तो एचसीएफ का परिभाषा ये कहता है वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर देता है, एचसीएफ कहलाता है। दी गई संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। उसका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। उम्मीद करते हैं ये अंतर अब तक आपको स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है, क्या परिभाषा में अंतर देखने को मिलता है, स्पष्ट अब क्लियर हो गया होगा। ये अंतर समझ पाना बेहद जरूरी हो जाता है जब आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं एलसीएम एचसीएफ का। तो फिर वहां पे आपको ये समझ नहीं आता है कि एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे, वैसा वहां पे मेंशन किया हुआ रहता है, लेकिन आप उस चीज को आप समझ नहीं पाते हैं कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो अधिकतर स्टूडेंट्स का स्कूल लाइफ की बात करें या आगे की बात करें, अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ रहता है कि संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे कि संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। अगर आप परिभाषा से अच्छी तरह अवगत है तो आपको पता चल गया होगा कि परिभाषा कहता क्या है। और जब हम क्वेश्चन लेंगे एलसीएम एचसीएफ के आने वाले कुछ समय के बाद, तो वहां पे आप देखेंगे कि संख्याओं का एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। खैर, अब तक आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ क्या है। चलिए अब हम एचसीएफ का परिभाषा लिखना बेहतर समझते हैं। चलिए आइए नोट करेंगे एचसीएफ का परिभाषा। नोट करेंगे एचसीएफ का परिभाषा, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट जो भी है, हाईएस्ट कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन नंबर। इसको अगर बोला जाए अदर हिंदी में, इसको बोलेंगे महत्तम, महत्तम समापवर्तक। इसी को शॉर्ट फॉर्म में मोसो लिखते हैं, मोसो, मोसो परिभाषा लिखेंगे। वह छोटे से छोटी संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब आप अंतर स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या। यहां आप लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे वह बड़ी संख्या, वह बड़ी संख्या जो 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 दी गई संख्या को, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित दी गई संख्या को। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे दी गई संख्या को, एलसीएम में था दी गई संख्या से, यहाँ पे दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित
करता है, एचसीएफ कहलाता है। अब आप परिभाषा के माध्यम से एलसीएम और एचसीएफ में अंतर स्पष्ट कर पा रहे होंगे। ये एचसीएफ का परिभाषा है। दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को विभाजित करती है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लिया जाए, कुछ और एग्जांपल लिया जाए। बोलेंगे हाँ चलिए देखिए, एचसीएफ निकालेंगे आप, थोड़ा थोड़ा ये एग्जांपल लेते हैं तो हमको फैक्टर निकाल के निकालना पड़ रहा है, तो मेथड पढ़ेंगे फिर हम आप देखेंगे एचसीएफ। 36 36 54, पहले तो आप 36 54 का एचसीएफ बताइए, निकाल के देखिए आप क्या आ रहा है। वीडियो को आप स्टॉप कीजिए, निकालिए। तो 36 का जब आप गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर करेंगे, 36 का फैक्टर जब आप करेंगे गुणनखंड, तो आप देखेंगे 36 किस किस संख्या से विभाजित होगी, तो बोलेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, उसके बाद 6 से, उसके बाद 11 से नहीं, 10 से नहीं, 9 से नहीं, 9 से, 9 से होगा, 7 से नहीं, उसके बाद 12 से, उसके बाद 22 कुछ नहीं, उसके बाद है 36, 36। ठीक है, यानी 9 का फैक्टर आएगा 3 3 6, 3 6 तो 8, एक तो और होगा 18 भी होगा ना, 18 से विभाजित होगा, 18 से भी विभाजित। तो 1 का फैक्टर, तो 1 का फैक्टर अगर आप करेंगे अब देखेंगे 1 से, 2 से, और 3 से, 4 से नहीं, 5 से नहीं, और से कीजिए 7 से 8, 8 से नहीं, 9 से, और उसके बाद 9 गुना 1 9, 9 गुना 18, 27। ठीक है, तो 12, 12 से नहीं। अब देख लीजिए कितना फैक्टर होगा इसका, बोलेंगे 2, 3 गुना 3 गुना 3, 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 3, 4 गुना 2 यानी 8 फैक्टर होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 51 डिग्री, 8, 8 फैक्टर हो गया। अब फैक्टर निकला, कॉमन फैक्टर निकालिए, सीएफ निकालिए, कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है। आप देखे होंगे, यहाँ से देख रहे होंगे कि जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है। ये एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में मौजूद हो, तो आप बोलेंगे 1 है, दोनों में लिखेंगे 1। इसके बाद और क्या है कॉमन दोनों में, आप 2 देख पा रहे होंगे तो कॉमन फैक्टर 2 है। और क्या देख पा रहे होंगे आप, 3 देख पा रहे होंगे, कॉमन फैक्टर 3 है। और आप क्या देख पा रहे होंगे, जाहिर सी बात है आप जो है 6 देख पा रहे होंगे, कॉमन फैक्टर 6 है। और आप 9 को देख पा रहे होंगे तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 9 है। और कोई फैक्टर ऐसा कॉमन आपको दिख रहा है क्या, और 18 दिख रहा है क्या आपको, 18, 18, और कुछ नहीं दिख रहा है बस। तो कॉमन फैक्टर, अब यहाँ से क्वेश्चन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले, कॉमन फैक्टर निकल गया। अब इस कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे 18 है, तो इसका सिर्फ 18 होगा, इसका फैक्टर 18 होगा। यानी इस ब्रह्मांड में वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 18 ही है जो कि 36 को और 54 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। 18 के बाद वह बड़ी से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 36 और 54 को विभाजित कर दे।
तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 36 और 54 विभाजित करने वाली 18 ही है, इसीलिए 36 और 54 का एचसीएफ जो होगा 18 होगा। अब आप एग्जांपल के माध्यम से स्पष्ट क्लियर कर पा रहे होंगे एलसीएम और एचसीएफ में अंतर। चलिए, ये तो हो गया एचसीएफ। नेक्स्ट अब क्या है, क्या इस तरह से एचसीएफ निकालना पॉसिबल है क्या, फैक्टर करके आप कॉमन फैक्टर निकाल के फिर उसमें हाईएस्ट नंबर देखिए, बोलेंगे अच्छा एक चीज और, एक चीज यहां से तो यहां से आप अंतर स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में जो हाईएस्ट और जो लिस्ट टर्म्स आते हैं उसका मतलब क्या है। उम्मीद करते हैं अंतर आप समझ अंतर आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे। एचसीएफ में क्या होता है कि जो भी फैक्टर होते हैं उसका हाईएस्ट देखा जाता है कि उसमें हाईएस्ट सबसे बड़ी संख्या कौन सा है जो कि दी गई संख्या विभाजित कर दे, तो हम कहेंगे 18 है। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा, जब हम एचसीएफ निकालने पढ़े थे, जब एचसीएफ निकालने के बारे में पढ़ाया गया था, तो हम तो वहां ऐसे करते थे, जो नंबर कॉमन होता था उस कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई कर देते थे, कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे पहले कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए। जो कॉमन नंबर का आप जो मल्टीप्लाई करते थे वो क्या होता था, ये पता है क्या? आप वहां पे आवाज गुणनखंड निकालते थे। आवाज गुणनखंड निकालने के बाद उस आवाज गुणनखंड में जो कॉमन संख्या, जो कॉमन नंबर होता था, आप उसका प्रोडक्ट करते थे। यानी अगर यहां से मैं बतलाना चाहूं आपको कि 36 और 54 का एचसीएफ आपके तरीके से, तो देखिए आप कैसे निकालते हैं इसको। चलिए यहां से करके देखते हैं। अगर आप जानते होंगे, इससे पहले अगर आप पढ़े होंगे, तो यहां से देखिए कितना है क्वेश्चन, तो आप यहां से देखे होंगे 36 और 54। चलिए लेते हैं 36, 36 का आप करते होंगे आवाज गुणनखंड, तो 2 गुना 3 करते थे, ठीक है। उसके बाद 54 था, इसके बाद 54 था, 54 का आप आवाज गुणनखंड कर देते, तो 2 गुना 3 होता था। अब क्या करते थे, आप क्या करते थे, कॉमन देखते थे, कॉमन कॉमन क्या है उसका गुना कर दो, तो आप यहां से 2 लेते थे, 2 यहां से सीएफ आप लिखते थे, ये 2 और क्या कॉमन है, ये 3, 3 और ये 3, गुना कीजिए कितना आ रहा है, आया 18। तो जो ये जो कॉमन नंबर का जब गुना करते थे, वो आवाज गुणनखंड निकालने के बाद जो कॉमन नंबर आता है उसका आप गुना करके एचसीएफ निकालते थे। वो तो एचसीएफ निकालने के मेथड में हम पढ़ेंगे, ये चीज तो हम एचसीएफ निकालने के मेथड में ना पढ़ेंगे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ रहे हैं, कॉमन फैक्टर निकाल करके जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही एचसीएफ होगा। ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि जो कॉमन नंबर गुना कर दीजिए। कॉमन नंबर का गुना तब करते थे ना जब आभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते थे। वो तो मेथड पढ़ेंगे तब स्पष्ट क्लियर होगा, पहले आप एग्जांपल के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए क्या है ये। तो एग्जांपल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास किए, अब हम समझ पा रहे हैं कि आप अंतर स्पष्ट कर पा रहे होंगे एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन में। नाउ
अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास एचसीएफ, एक इस वीडियो के माध्यम से एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर रह गया है, कंफ्यूजन नहीं समझ पा रहे चीजों को, तो वीडियो के बाद फिर से आप शुरू से देखिए, सारे कंसेप्ट को खोल करके यहाँ पर रख दिया गया है। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एचसीएफ निकालने की विधि, एचसीएफ निकालने की कितने तरीके से एचसीएफ निकाले जाते हैं, वहां पे हम पढ़ेंगे, देखेंगे। पहला वो जो भाग विधि है, विभाजन विधि, भाग विधि, वो तो देखेंगे।